आज हम देखने वाले हैं 1857 की क्रांति के परिणाम। इसके परिणाम क्या निकले, क्योंकि ये जो क्रांति थी वो विफल हो गई थी, सफल नहीं हो पाई थी। क्यों सफल हुई थी इसको भी हम करा चुके हैं। क्यों ये क्रांति हुई, इसके क्या कारण थे इसको भी करा चुके हैं। क्रांति का दमन कैसे हुआ, विफलता के क्या कारण थे, इन सभी चीजों को हम करा चुके हैं। आप चाहें तो इन सभी चीजों की वीडियोस आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो अब आज पहुंचे हैं अंतिम वीडियो पे। इस टॉपिक को लेकर बहुत सारी वीडियो बनाई गई हैं, उसका ये आखिरी वीडियो है। इसके क्या परिणाम निकले, तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम निकले थे। तो देख लेते हैं क्या हुआ था। पहला परिणाम था कंपनी के शासन का अंत। इस क्रांति के बाद नमन हो गया था, विफलता के कारण भी हो चुके हैं। इस क्रांति के बाद 1857 की जो क्रांति थी, उसके बाद कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा की गई थी, उसमें कहा गया था कि अब जो शासन चलाया जाएगा भारत का, ब्रिटिश क्राउन के नाम से चला जाएगा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव था। अब तक कंपनी का शासन था इंडिया में, अब ब्रिटिश ताज का शासन चलेगा। इसमें था लगभग 250 वर्ष पूर्व दक्षिण के साथ व्यापार करने के लिए जिस ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया, उसे 1858 में समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज के नाम से संचालित होने लगा। इस कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया और भारत का शासन अब ब्रिटिश क्राउन के नाम से चलने लगा। आगे है सेकंड पॉइंट, सेना में परिवर्तन। सेना में परिवर्तन क्या हुआ, यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। जो भी ब्रिटिशर्स थे, वहां की जो सैनिक संख्या थी उसको बढ़ा दिया गया भारत में। तो इस तरह से ये चालू हुआ। आगे तोपखाना यूरोपीय सैनिकों के नियंत्रण में रखा गया, भारतीयों को वहां से हटा दिया गया। क्रांति में देखा कि कुछ भारतीय सैनिक तोपखाने में लगे हुए थे, सैनिक सेवाएं दे रहे थे, जिसकी वजह से कई तोपखाने विद्रोहियों के हाथ में चले गए थे, उनकी सूचना उनके हाथ में चली गई थी और वहां से उन्होंने वो जो तोप वगैरह जो भी शस्त्र अस्त्र रखे हुए थे उन सभी को लूट लिया और उन्हीं का इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ किया। जो इन्होंने देखा कि अगर ऐसा आगे ना हो, इस वजह से उन्होंने तोप खाने से उन्होंने अंग्रेजों को वहां पे रख दिया तोप खाने में और जो भी भारतीय सैनिक थे उनको वहां से हटा दिया गया, सभी तोप खाने से। ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें जानना जरूरी है। यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। अब जहां जहां क्रांति हुई थी वहां एक वजह निकल के सामने आई थी कि जिस जगह पे क्रांति हुई थी भारत में 1857 की, ज्यादातर सैनिकों ने की थी शुरुआत में। तो जहां पर सैनिकों की संख्या ज्यादा थी, भारतीय सैनिकों की संख्या, वहां पर ये आंदोलन बहुत आगे तक गया, बहुत ज्यादा उग्र रूप ले लिया था। और यहाँ पर ये कमजोरी दिखाई दी अंग्रेजों को कि जहां सैनिक संख्या अंग्रेजों की कम थी, वहां पर ये ज्यादा विद्रोह हुआ था। तो इस चीज को देखते हुए आगे ऐसा परेशानी ना है, उन्होंने यूरोपीय सैनिकों की जो संख्या थी भारत में बढ़ा दी थी। आगे सेना में उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त न करने की पुरानी परंपरा को कायम रखा गया। अब ब्रिटिश क्राउन के नाम से शासन तो चलने लगा, लेकिन वही सब चीजें पीछे वाली चलनी थी, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हम हमारा जो शासन चल रहा है अंग्रेजों का, वो उसमें कोई भी छेड़छाड़ करे और या फिर अपना वर्चस्व बना के हमारे पे ऑर्डर करे। अंग्रेज अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई गुलाम देश, कोई उपनिवेश का कोई भी अधिकारी जिसे वो बनाए, वो उन पर हुक्म चलाए, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने ऊंचे पदों पर अपने अंग्रेज अधिकारियों को रखा और नीचे पदों पर भारतीय अधिकारियों को, भारतीय सैनिकों को। अधिकारी की तो बात ही अलग है। आगे है अवध बिहार मध्य भारत के सैनिकों को गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। अवध, बिहार और मध्य भारत के जो भी सैनिक थे उनको गैर लड़ाकू घोषित किया गया, कर दिया गया। क्यों?
क्योंकि यहीं के सैनिकों ने सबसे ज्यादा इस आंदोलन में भाग लिया था। बहुत ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ यहीं पर संघर्ष हुआ था। तो इन्हीं जातियों को उन्होंने गैर लड़ाकू घोषित कर दिया। जो ज्यादा लड़ाकू जातियां थी उन्हीं को गैर लड़ाकू घोषित कर दिया। देखिए कैसे परंपराएं चली आ रही थी, घोषित कर दिया गया। अब आगे, क्रांति को कुचलने में भरसक सहायता करने वाले पंजाबियों, पठानों और गोरखों को लड़ाकू जाति घोषित कर दिया गया। मतलब जो अंग्रेजों का साथ दिया जिन्होंने, पंजाबियों ने इस आंदोलन को कुचलने में जिन लोगों ने उनका साथ दिया, उनको लड़ाकू जाति घोषित कर दिया गया। किन किन ने साथ दिया था? पंजाबियों ने खूब साथ दिया था, पठानों ने, गोरखों ने। इन सभी ने 1857 ईस्वी की क्रांति में भारतीय आंदोलन को कुचलने में अंग्रेजों का बहुत ज्यादा साथ दिया था। अब आप सोच सकते हैं उस समय ये जातियां कैसी थी। आगे देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है, अहिंसात्मक क्रांति का दौर प्रारंभ हो गया। अब अंग्रेजों ने देखा कि कोई ऐसी संस्था बनाई जाए जो कि इस तरह के आंदोलन को रोके रखे, थोड़ा बहुत चीजें मिलती रहे उसको, थोड़ी बहुत मांगे पूरी होती रही और हमारा काम भी चलता रहे और उसका काम भी चलता रहे। तो इन्होंने 1885 में A.O. ह्यूम, जो कि रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे, उनके नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना कर दी, जो कि छोटी मोटी मांगों को पूरा करने के लिए बनाई गई थी, ताकि जो उग्रवादी थे, जो क्रांतिकारी थे, उनकी हलचल उनको पता चलती रहे और थोड़े बहुत काम चलते रहे उनके। आगे है, 1 नवंबर 1858 ईस्वी की महारानी विक्टोरिया की घोषणा का प्रमुख उद्देश्य भारतीय जनता को कुछ आश्वासन देकर शांत रखना था। शांत, थोड़े बहुत आश्वासन दे दिए गए, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आपके साथ समानता का व्यवहार करेंगे, देशी नरेशों से उनके राज्यों को नहीं छीना जाएगा, जनता के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, उनको परेशान नहीं किया जाएगा, इस तरह की घोषणा की गई। और ये शासन हम अपने हाथ में लेते हैं। जो आप पर अभी अत्याचार कर रही थी, जो संस्था, जो कंपनी, उसको हम हटा दे रहे हैं। तो देखिए, ये कहने की वाली बात थी सभी। शासन तो वैसे ही चलना था जैसे चला आ रहा था, क्योंकि किसी पर कब्जा करना बड़ी मुश्किल बात है और उसको पूरा करना, वहां पर कुछ तो होना ही चाहिए था। आगे है, उनकी घोषणा थी, महारानी विक्टोरिया की घोषणा में और क्या क्या था? भारत में धार्मिक सहनशीलता का अनुसरण किया जाएगा, मतलब धर्म से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, धर्म को पूरा तवज्जो दी जाएगी, पूरा सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जो थे वह धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, अभी भी है। आगे है, देशी राज्यों का अपहरण नहीं किया जाएगा, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, किसी से ये नहीं देखा जाएगा कि हम उच्च हैं वो निम्न है, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। आगे है चौथा पॉइंट, सामाजिक सुधारों के प्रति उदासीनता। नेहरू जी के अनुसार कांग्रेस अब उन कुरीतियों और कुप्रथाओं के पोषक बन गए जिनकी वे कभी निंदा किया करते थे। अब इन्होंने कहा सामाजिक सुधारों के प्रति उदासीनता अपना ली उन्होंने कहा उन्होंने सोचा कि हम समाज सुधार नहीं करना चाहते। उन्होंने इसके अंदर भी एक वजह ढूंढी कि जो समाज सुधार कर रहे थे, वो सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध कर रहे थे, वो बाल हत्या का विरोध कर रहे थे, मतलब उन्होंने अवैध घोषित कर दिया था। तो इनसे भी जो कुछ भारतीय का एक वर्ग था, उनसे भी नाराज था कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे धार्मिक जो भी क्रियाकलाप हैं, प्रथाएं हैं, उनमें क्यों घुस रहे हैं, जो है उनको वैसे ही चलने दो। तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों घुसे उसमें, हमको तो यहाँ पे व्यापार करना है और व्यापार करके चले जाना है। तो ऐसा कोई काम न किया जाए जिनसे कि भारतीयों को गुस्सा आए और उनको यहाँ से भागना पड़े। तो उन्होंने क्या किया, सामाजिक सुधारों के प्रति उदासीनता अपना ली। समाज सुधार अब वो नहीं करना चाहते थे, बस व्यापार करना चाहते थे। कोई मर रहा है तो मरने दो, कोई जी रहा है तो जीने दो। इसमें क्या था, नेहरू जी ने कहा था कि अंग्रेज अब उन कुरीतियों और कुप्रथाओं के पोषक बन गए जिनकी वो कभी निंदा किया करते थे। अब उनकी निंदा करना छोड़ दिया, उनकी सराहना करने लगे। आगे है, गवर्नर जनरल की उपाधि में परिवर्तन कर दिया गया। क्या परिवर्तन हुआ? अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा।
जिसका काम था ब्रिटिश संसद को भारत की स्थिति से अवगत कराना। अब तक जो गवर्नर जनरल का जो पद था, अब उस पद का नाम रख दिया वायसराय, वायसराय के नाम से जाना गया। आगे है गवर्नर जनरल की उपाधि परिवर्तन हो गया। छठा पॉइंट है संवैधानिक विकास का दौर प्रारंभ हो गया। यहां से भारत के संवैधानिक विकास का दौर जो है प्रारंभ हो गया। यहां से जो भी एक्ट बना के भेजे ब्रिटिश संसद ने, उन सभी का बहुत सारी चीजें, उन सभी की बहुत सारी चीजें भारतीय संविधान में अपनाई गई हैं। वहां से देखा जाए तो संसद, जो ब्रिटिश संसद थी, उनके जो टॉप ब्यूरोक्रेसी थी, अब भारत के लिए वो काम कर रही थी। उनके पास दुनिया भर का एक्सपीरियंस था, जो कि भारत को इस समय के बाद काम आने लगा, जो कि सुनता के बाद काम भी आया। कहा जाता है कि 1835 का जो अधिनियम था, उसका आधे से ज्यादा भाग, बहुत सारा भाग भारतीय संविधान में ज्यों का त्यों ले लिया गया है, थोड़े बहुत बदलाव के साथ। आप सोच सकते हैं कि वो भारतीयों के लिए क्या थी, क्या क्या था और क्या होने वाला है। आगे है संवैधानिक विकास का दौर प्रारंभ हुआ, जिसके बेस पर आगे चलकर संविधान निर्माण में सहायता मिली। हमारे संविधान निर्माण में इससे काफी सहायता मिली। अगर वहीं पे हम इसके बिना संविधान निर्माण की सोचते तो बहुत सारी चीजों में मेहनत करनी पड़ती। वो मेहनत पहले से ही करी कराई भारतीय संविधान निर्माताओं को मिल चुकी थी। आगे है डिवाइड एंड रूल नीति का इस्तेमाल। इन्होंने जो पहले भी इस्तेमाल किया था और बाद में भी इसी नीति का इस्तेमाल करते रहे। इसमें क्या था, बंबई के गवर्नर जनरल एल्फिंस्टन ने कहा था, बंबई के गवर्नर जनरल थे एल्फिंस्टन, इन्होंने कहा था कि फूट डालो और शासन करो की नीति पुराना रोमन मंत्र है, जो कि हमारा भी होना चाहिए। ये पुराना रोमन मंत्र था जो कि इन्होंने अपनाया था। फूट डालो और शासन करो। जब तक आप यहाँ के समुदाय में, यहाँ के लोगों में फूट डाले रखोगे, तब तक आप यहाँ पर शासन करते रहोगे। और यही उन्होंने किया। हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दिया, एक जाति से दूसरी जाति को लड़ा दिया। इस तरह से इन्होंने अपना काम चलाते रहे। इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों ने राजा को प्रजा से, किसानों को जमींदार से, हिंदुओं को मुस्लिम से, एक प्रांत को दूसरे प्रांत से और एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाकर फूट डालो और शासन करो की नीति को कार्यान्वित किया। इन्होंने एक दूसरे को लड़ाए रखा जब तक वो यहाँ पे रहे और अपना शासन चलाते रहे। समय आया 1947, यहाँ से उनको भागना पड़ा, क्योंकि जनता उस समय तक बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी थी। 1857 की क्रांति के बाद, 1857 में जो क्रांति हुई थी, उसके बाद 90 वर्षों तक भारत में वो बने रहे और एक छत्र शासन किया उन्होंने, जैसे चाहा वैसे लूटा भारत को। तो ये था हमारा 1857 ईस्वी की क्रांति का टॉपिक। तो मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में। आज के लिए इतना ही।